हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में पुनः स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर सभी अपने अपने कार्य कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने आप का ख्याल प्राथमिकता देते हुए कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी मस्तिष्क भी वर्क कर पाता है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं या कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर वीडियो में मैं आपसे यही कहती हूँ कि प्लीज अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से रहेंगे ना, फिट, तभी हम अपने सभी कार्य कर पाएंगे। कार्य में बहुत अत्यधिक लगन या फिर बहुत अधिक मेहनत 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 करते जाओ, अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर हम बेड पर चले जाएंगे, और बेड पर चले जाएंगे तो फिर हमारा कार्य क्या पता कितने दिन के लिए रुक जाए। इट्स बेटर कि हम अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखें, ताकि हम स्वस्थ रहते हुए अपने सभी कार्यों को सही समय पर कर पाएं। अन्यथा ऐसा ना हो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देकर हम सिर्फ काम 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 करते रहें और फिर हम अपना स्वास्थ्य ही खो बैठें। फिर हम काम कैसे करेंगे बोलो? सही से काम करना है तो स्वस्थ भी रहना होगा, और स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ओके, चलिए पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड का 4 पार्ट शुरू कर दिया है, काव्यखंड का, बिल्कुल। और जो लिखा है कवि, महाकवि, नॉट ओनली कवि बल्कि महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अर्थात हरिऔध जी द्वारा रचित पलक पाउड़े। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए, वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए, आजादी की पहली सुबह का वर्णन किया है कि ये सुबह अलग क्यों है, ये सुबह इतनी निराली क्यों है, आखिर ये सुबह इतनी अनोखी क्यों है ये इतनी सुबह अलग, बताइए। कवि ने अपनी कविता में प्रश्नात्मक शैली में ही इस कविता की रचना की है। वो इसलिए क्योंकि प्रश्न कब आते हैं बताइए? जब मन में जिज्ञासा हो, जब मन में बहुत सारे उथल पुथल मच रही हो। तो कवि के मन में भी इस सुबह को लेकर कई प्रश्न उठ रहे थे, जो उन्होंने इस कविता की रचना कर डाली। आखिर क्या है इनके प्रश्नों के पीछे का राज? क्या है इनके प्रश्नों के पीछे का राज? वो आपने सुना होगा तो बता पाएंगे, बोलो। क्योंकि ये सुबह थी आजादी और स्वतंत्रता के पहली सुबह, एक नया भोर, एक नई प्रातः काल, जो कि इससे पहले नहीं आई थी। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी की पहली सुबह का जो अनुभव है, वही कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए इसी चैप्टर के हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें जिम्मेदारी होगी आपकी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो भी वीडियो होगा, जिम्मेदारी होगी आपकी। जैसे कि आप हमेशा अब देखते हैं और मुझे रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं कि यस मैम, मैंने सबसे पहले जवाब दिया। तो जो भी जवाब देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जोरदार तालियां, क्योंकि आप जितने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ओके, चलिए तो आ जाइए, करते हैं शुरू। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हरिऔध जी का जन्म कब हुआ? 1864, 1865, 1866 या 1876? तो कवि हरिऔध जी का जन्म हुआ था सन 1865 में। वेरी नाइस, वेल डन, कीप इट अप। अगला प्रश्न, हरिऔध जी का जन्म किस राज्य एवं जिले में हुआ था? हुआ तो था 1865 में, लेकिन कौन से राज्य या कौन से राज्य के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश आजमगढ़, बिहार सारण, झारखंड सिंहभूमि, या फिर हरियाणा चंडीगढ़? बोलो, जल्दी बोलो। उत्तर प्रदेश आजमगढ़, यस, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा घर में, विद्यालय में, गुरुकुल में, या फिर कहीं नहीं? गुरुकुल में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किन के सानिध्य में हो पाई थी? सानिध्य मतलब किसके, कहते ना, हे प्रभु अपना सानिध्य बनाए रखना, हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना, हे प्रभु अपना साथ बनाए रखना। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भाई बस्त सिंह, चाचा बस्त सिंह, माता पिता या शिक्षक? तो चाचा जी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहां दाखिला लिया? स्कूलिंग पूरी करके जब उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी तो उन्होंने कहां पर दाखिला लिया था? वाराणसी,
हरियाणा, पटना या कोलकाता? वाराणसी, जो बनारस। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर किस वर्ष कानूनगो के पद पर नियुक्त भी हो गए थे? वे कानून की पढ़ाई पूरी की, फिर कानून नगों में नियुक्त भी हो गए। 1886, 1887, 1889 या फिर 1987? तो 1987 तक तो उनका जीवन काल ही नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु सन 1947 में हो गई थी। तो यहां पर 1886, 87 या 89? आई थिंक 1889 में तीसरा वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए। डर लग रहा है, लेट्स चेक करते हैं। यस, वेरी नाइस। उनका मन सबसे अधिक किस में लगता था? उनका मन सबसे अधिक किस में लगता था? खेल में, तीरंदाजी में, पढ़ने और पढ़ाने में या साधना में? किस में इंटरेस्टेड थे वे? तीरंदाजी में। उन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालयों में किस पद पर कार्य किए? स्कूल और विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्य किया? शिक्षक, किरानी, प्रधान अध्यापक या चपरासी? तो वे हमेशा जब भी उनको स्कूल या विश्वविद्यालय में कार्य मिला, उन्होंने प्रधान अध्यापक के पद पर ही कार्य किया था। प्रधान अध्यापक, ठीक है। यस। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1947, 48, 65 या 1866? तो अभी अभी हमने चर्चा की थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1947। इनके प्रमुख नाटक कौन से हैं भाई? नाटकों की भी रचना की है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कवि हरिऔध जी केवल काव्य रचना ही करते थे, बल्कि उन्होंने गद्य की भी विधाओं में रचना की है। जैसे नाटक, आप नाटक देख सकते हैं, प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, का और खा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो नाटक थे वो दोनों ही थे, एक प्रद्युम्न विजय भी था और रुक्मिणी परिणय भी था। आई थिंक प्रद्युम्न प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था और रुक्मिणी उनकी पत्नी का नाम। हरिऔध जी ने किन के वचनावली का संपादन भी किया जो आज तक बनी हुई है? कबीरदास जी, रामानुज जी, इंद्रदेव या सुखदेव? तो कवि ने कबीरदास जी के। यस। बोली की काव्य भाषा के पद पर कौन से प्रतिष्ठित कवि महत्वपूर्ण हैं? बोली की काव्य भाषा, काव्य भाषा के पद पर कौन कवि हैं? तो ये हैं दीपंकर। किस शताब्दी के अंतिम दशक साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास और लेखन की ओर आकर्षित हुए? कवि हरिऔध जी के बारे में प्रश्न है कि वे कौन सी शताब्दी के अंतिम दशक साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास और लेखन की ओर भी आकर्षित हुए, क्योंकि वे पहले काव्य लिखते थे, उसके बाद वे उपन्यास और साहित्य लेखन में भी। तो 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो वे हुए थे 19वीं शताब्दी की तरफ, ठीक है। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो वे 1889 में। रोली भरी थाली का क्या आशय है? यदि आपने कविता को ध्यान से सुना है, हाँ, और प्रश्न जो बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस का वीडियो रिलीज हुआ, आपने देखा है कि नहीं? देखा है ना? उसको यदि ध्यान से सुना है तो यहाँ तुरंत उसका जवाब दे दोगे। रोली भरी थाली का क्या आशय है? लाल रंग की थाली, टिक कर दूं? नहीं 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 नहीं, ओके, चलो वेट करती हूँ। रक्तोभाकाश मीन्स रक्त की तरह आकाश, या थाल की रोली, या सिर्फ रक्त? कैसा दूसरा लग रहा है आपको कि रक्त रंजित, ऐसा लग रहा है जैसे लाल लाल आकाश हो, उसी को उन्होंने रक्त रोली भरी थाली कहा था। वेरी गुड प्रयास, कीप इट अप। इसी तरह से अपने आप को बनाए रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खड़ी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में क्या भरे? खड़ी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में क्या भरे? बुद्धि, मेहनत, रंग या चतुराई? जो कि सबको समझ में आ जाए, उन्होंने रंग भरे। अब रंग भरने का ये नहीं कि कहीं लाल रंग से लिखा, कहीं नीले रंग से लिखा, बल्कि उन्होंने
इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके अपनी रचनाएं की जिससे हम सबको आसानी से समझ में भी आए और उनके प्रतीकों को समझकर हम उनके उदाहरण भी सही से दे सकें। सुबह में किसकी चहक सबसे मीठी लगती है? कोयल की, चिड़ियों की, मनुष्यों की या कुत्तों की? कविता के आधार पर हमें बताना है। तो किसकी चहक का वर्णन किया गया था कविता में? कोयल सी तेरी बोली, ये कहा गया था, या चिड़ियों की चहचहाहट या पक्षियों के कलरव? तो यहां पर बात की गई थी चिड़ियों की। वेरी गुड। कविवर हरिऔध को किसकी प्रतीक्षा है? अपनी प्रिया की, राजनेताओं की, प्रभु के अवतार की, या फिर नई चेतना युक्त नवविहान? नवविहान समझते हो? नया सवेरा। नवविहान का अर्थ होता है नया सवेरा। तो कवि को किसकी प्रतीक्षा थी? नए सवेरे की? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अब आप सोच रहे होंगे मैम जो आप लिख रहे हैं वही उत्तर सही है। बोलो, यही सोच रहे हो? यदि आप यही सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। इस कविता के अनुसार सुनहली चादरें कहाँ बिछ गई थी? कवि ने कहा ना, ऐसा लगता था मानो सुनहली चादरें बिछ गई हों। कहां पर? झील, तालाब और नदियों में, या फिर राज दरबारों में, क्योंकि भाई राज दरबारों में ही बिछ सकती है सुनहली चादर। कविता के अनुसार क्या है? कवि सम्मेलन के मंचों पर, या कवि जहां अपनी कविता का संबोधन करते हुए जाते हैं वहां, या लोगों के दिलों के तल पर? कविता के अनुसार नदी, तालाब और झील, या झील, नदी और तालाबों में। वेरी गुड। क्यों बिछ गई थी बताओ? किसको उन्होंने सुनहली चादर कहा है? जब प्रातः काल सूरज की जो लालिमा है, सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं, किस पर? झील, तालाब और नदी के जल पर, तो ऐसा लगता था मानो सुनहरी चादर बिछ गई हो। बहुत बढ़िया। पलक पावड़े कविता में किसका मनोहारी रूप वर्णित है? इस कविता में किसके मनोहारी रूप का वर्णन किया है? धनवानों के भोग विलास का? नो, नेवर। नारी के सौंदर्य का? नहीं। प्रकृति के व्यापक रूप का, या फिर हिमालय पर्वत की सुंदरता का? तो इसमें किया है प्रकृति के व्यापक रूप का। किस लिए ठाट बाट है ऐसा? में किसके ठाट बाट की चर्चा की गई है? कवि ने कहा था ना पंक्ति में, किस लिए ठाट बाट है ऐसा। ठाट बाट मतलब एकदम एक सूट वूट में नहीं चले जाते, अरे बड़े ठाट बाट से गए भाई, पलक पावड़े। तो किस लिए, किसके ठाट बाट की बात की गई है? देश की खुशहाली के, बड़े लोगों के आन बान और शान के, या फिर वीरों के आन बान के, या फिर प्रातःकालीन प्रकृति के स्वरूप के? किसके ठाट बाट की कविता में बात की गई है? प्रकृति के प्रातःकालीन स्वरूप के। वेरी गुड। इसी तरह से तो आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया। कौन सी चाह आज आरती उतारने आई है? प्रेमी मिलन की, नव चेतना के नव भोर के अवतरण की, या फिर नेताओं के आगमन की, या फिर गरीबी उन्मूलन की? तो यहां पर बात की गई है नव चेतना के नव भोर के अवतरण की। नया सवेरा, ऐसा सवेरा जो भारतवासियों ने कई सदियों से नहीं देखा था। तो इसी तरह की इस नए सवेरे की आरती उतारने की बात की गई है। पलक पावड़े किस कवि की रचना है? अर्थात पलक पावड़े कविता किसने लिखी है? प्रेमी मिलन की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, या फिर नो? और ये है पलक पावड़े किस कवि की रचना है? कवि हरिऔध जी की। गुड, बहुत बढ़िया। तालियां बजा लो अपने लिए, तालियां, पीठ भी थपथपा लिया करो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत कारगर होता है। जब कभी हम बुझे बुझे से लगने लगे तो अपने आप को रिचार्ज करो, थोड़ा सा रिलैक्स, लंबी सांस लो और अपने आप को एक मोटिवेशन प्रदान करो कि यस आई कैन डू इट, I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day। So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से मन लगाकर वीडियोस देखिए, देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा। मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए
जिसमें आपको प्रत्येक विषय के 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की जाती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू लेकर 12th तक की शिक्षा ऑनलाइन फ्री। वहीं हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। अब एक और बात बताऊं कि ना केवल स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन फ्री बल्कि संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, क्योंकि शिक्षा के साथ नो समझौता। हमें पता है हमारे विद्यार्थी बहुत ही होनहार हैं, कर्मठ हैं और वो अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहेंगे, समाज का एक सभ्य नागरिक बनकर एक सम्मानीय नागरिक बनेंगे। और ये पृथ्वी गोल है, हो सकता है हमारी और आपकी भेंट कहीं हो जाए तो वो दिन गौरवान्वित करने वाला होना चाहिए कि यस दीज आर माय स्टूडेंट्स, या आप कहें कि यस ये हमारी टीचर हैं। इस तरह से हमारा जो रिलेशन है वो बना रहेगा। तो आप प्रत्येक विषय का वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।